हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आई एम अतुल दुबे। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से लेकर आए हैं, जिसका नाम है मेमोरी ग्लैंड्स या फिर स्तन ग्रंथि। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बेसिकली इसके स्ट्रक्चर को लेकर, स्ट्रक्चर के साथ साथ इसकी थोड़ी सी फिजियोलॉजी भी हमें पता होनी चाहिए। कौन कौन से हॉर्मोन्स क्या क्या रोल यहाँ पर पार्टिसिपेट, किस किस रोल में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सब कुछ हमें जानना है। इसके साथ ही हम थोड़ा सा इसका मेडिकल रिलेवेंस भी देखेंगे कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो नॉर्मल नहीं होती, तो उनमें क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम पढ़ रहे हैं मेमोरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियां। आपको पता है कि ये मैमल्स में पाई जाती हैं। तो ये किन में मिलती हैं? मैमल्स में। मैमल्स को हिंदी में कहते हैं स्तनधारी या स्तनपाई जीव। तो सभी स्तनधारी या स्तनपाई जीवों में ये पाया जाएगा। और उनमें भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये फीमेल्स में पाया जाता है, यानी कि मादाओं में पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, पोषण प्रदान करना। किसे? ऑफस्प्रिंग्स को, नवजात शिशु को। अब ये जो मैमल्स होते हैं, इनमें ये ग्लैंड्स पेयर्स में पाए जाते हैं, यानी कि जोड़ियों में पाए जाते हैं। कभी भी ये ग्लैंड अकेला नहीं होता है, यानी कि या तो इनका नंबर 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा। इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये जब भी होगा 2-2 की जोड़ियों में ही पाया जाएगा। हम सबको पता है कि ये जो ग्लैंड्स होती हैं, इसमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है और मिल्क का सेक्रीशन यानी कि इजेक्शन होता है, यानी दुग्ध निर्माण और दुग्ध का स्राव होता है। ये उसी काम के लिए बना हुआ है। और वही जो मिल्क होता है, जिसे हम मदर्स मिल्क कहते हैं, माँ का दूध होता है, वो माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। कारण क्या है उसका? क्योंकि उसमें वो सभी चीजें हैं जो उस बच्चे को चाहिए। जैसे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे कि लैक्टोज, उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जिनमें से एक है केसीन, जो बहुत ज्यादा अमाउंट में उसमें पाया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको मिल्क के अंदर बहुत सारे फैट्स, बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज, इन सब का सॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो ये सभी उस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ और बेसिक चीजें जानेंगे इस ग्लैंड के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद में हम देखेंगे कि नॉर्मली तो ये ग्लैंड्स मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, मगर कभी कभी इनमें कुछ मेडिकल कंडीशन आ जाती है। उन मेडिकल कंडीशंस में होता क्या है? हमें ये पता है कि जब प्रेगनेंसी होती है, यानी कि जब गर्भधारण होता है, उसके बाद प्रसव होता है। प्रसव में बच्चे का जन्म होता है। हम सारे ही मैमल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं हो रही है। एक बार जब बच्चे का जन्म हो जाता है, प्रसव हो जाता है, उस समय तक मिल्क का प्रोडक्शन हो चुका होता है इन ग्लैंड्स के अंदर, यानी कि इसमें दूध भर चुका होता है। मगर जैसे ही प्रसव हो जाता है, जैसे ही पार्चुरेशन कंप्लीट होता है, उसके बाद यहां से मिल्क का सेक्रीशन या इजेक्शन शुरू हो जाता है, जिसे हम दुग्ध स्राव कहते हैं। अब ये हमेशा प्रसव के बाद ही होगा ऐसा भी जरूरी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनमें प्रसव भी नहीं हो पाता है, यानी वो बिल्कुल अननेचुरल सा लगेगा, उसमें मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है विदाउट प्रेगनेंसी। उसी तरह से कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जब बच्चे का जन्म तो हो गया, मगर मां बच्चे को अपना दूध पूरी तरह से पिला नहीं पा रही है, या तो मिल्क का यहां से इजेक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, दूध का स्राव पूरी तरह से नहीं हो रहा है, दूध बन तो रहा है लेकिन अंदर ही है, ब्रेस्ट के अंदर ही है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, या तो कुछ और रीजन की वजह से अगर बच्चा ये दूध नहीं पीता है तो ये दूध यहीं जमने लग जाता है, और जिसके कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है। उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी हम समझेंगे। पर हम शुरू करते हैं पहले इसके स्ट्रक्चर से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से बहुत सारा कुछ यहाँ पे भरा हुआ होगा। मैंने इस पूरे डायग्राम को पूरी तरह से भरा नहीं है ताकि आपको कंफ्यूजन ज्यादा ना हो, फिर भी मैं आपको ये बता देता हूं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जैसा कि हम स्तन ग्रंथियां या मेमोरी ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं, जोड़ियों में पाई जाती है। अब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सबसे बाहर यहां पर
यहां पर ये पाइप्स आपको आती हुई दिख रही होंगी। इन पाइप्स को हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। डक्ट का मतलब ट्यूब होता है दोस्तों, पाइप होता है। तो ये लैक्टिफेरस डक्ट है। इसे हिंदी में कहते हैं दुग्ध वाहिनी या दुग्ध नलिका, ये इसका नाम होता है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो लैक्टिफेरस डक्ट है ये आगे गई है और इसमें यहां पे ये थोड़ा सा फूला हुआ स्वेल्ड पार्ट है, और ये जो फूला हुआ हिस्सा है इसे हम कहते हैं एम्प्यूला। इंग्लिश में इसे कहा जाता है एम्प्यूला, हिंदी में इसे हम कहते हैं तुम्बिका। ये जो एम्पुला वाला पार्ट है, ऐसा ही कुछ हिस्सा हम लोगों ने इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी देखा था, यानी कि मादा का आंतरिक जननांग जब हम पढ़ रहे थे उस समय। तो ये जहां भी फूला हुआ हिस्सा होता है पाइप में, उसे हम अक्सर एम्पुला या तुम्बिका या तुम्बक जैसे नामों से बुलाते हैं। ये वाला पार्ट यहां होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन हो जाएगा, दुग्ध निर्माण हो जाएगा, तो थोड़े समय के लिए मिल्क आके इसमें जमा होता है। उसके बाद कुछ समय बाद ये यहां से बाहर इजेक्ट होता है। अदरवाइज कभी कभी यहीं पे दूध जमना शुरू हो जाता है, यानी कि वो आगे नहीं बह पाता, यहीं रुका हुआ रहता है। उसे हम क्या कहते हैं, हम थोड़ी देर में समझेंगे। एम्पुला से आप देख सकते हैं कि आगे यहाँ कई सारे ट्यूब्स के ब्रांचेस यानी कई सारी शाखाएं हो जा रही हैं, और ये जो छोटी छोटी पाइप्स की शाखाएं हैं, जो ब्रांचेस हैं, इन्हें हम कहते हैं मेमरी डक्ट्स। हिंदी में इन्हें कहा जाता है स्तन नलिकाएं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे है दुग्ध नलिका, यहां है स्तन नलिका। इसे कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, मोटी वाली को, और यहां जब एम्पुला से आगे ब्रांचेस बन जाती हैं तो इसे हम कहते हैं मेमरी डक्ट। आप देख रहे होंगे कि यहां जैसे इस मेमरी डक्ट के ऊपर यहां पे आपको कई सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे। ये स्ट्रक्चर्स किस तरह के होते हैं? ये स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए कि छोटे छोटे बलून के शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्कुल इस तरह से, और यहां से इससे जुड़ी हुई है ये पाइप, ये नलिका। इस नलिका को, इस पाइप को हम कहते हैं मेमरी डक्ट। अब ये जो बलून जैसा स्ट्रक्चर है, देखिए ये बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर होता है। इसका शेप कैसा होता है? जैसे अंगूर का दाना होता है, ग्रेप्स, बिल्कुल उसी तरह का इसका शेप होता है, मगर ये अंदर से खोखला होता है। इसी के अंदर भरा हुआ होता है मिल्क। मिल्क शुरू से ही नहीं होता, मिल्क यहाँ पे बाद में प्रोड्यूस होता है। और ये कब प्रोड्यूस होता है? प्रेगनेंसी के समय। कौन कौन से हार्मोन्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। अभी हम इसके स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। यहाँ पे मिल्क भरा हुआ होता है, और जब भी हार्मोन्स अपना यहाँ पे रोल प्ले करते हैं, उसकी वजह से यहाँ से मिल्क बाहर जाता है। तो मेमरी डक्ट से मिल्क बाहर जाता है। इसी तरह बहुत सारी मेमरी डक्ट से मिल्क बाहर आएगा और आकर इन्हीं एम्पुलाज में जमा हो जाएगा। एम्पुलाज में थोड़ी देर रहने के बाद यहाँ से मिल्क बाहर की तरफ लैक्टिफेरस डक्ट से होता हुआ बाहर निकल जाता है। और ये वाला जो मोटा वाला ऑर्गन है, जिसे हम निप्पल कहते हैं, हिंदी में इसे चूचुक कहा जाता है। अभी ये सारे पार्ट्स भी हम देखेंगे। यहां से फिर मिल्क बाहर निकल जाता है। बट बेसिकली अब ये जो स्ट्रक्चर है, इस एक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एल्वियोला। हिंदी में इसे कहा जाता है कूपिका। अब क्योंकि ये स्तन ग्रंथि में, मेमरी ग्लैंड में पाया जा रहा है, इसीलिए इसे हम कहते हैं मेमरी एल्वियोला। हिंदी में इसे कहा जाएगा स्तन कूपिका। तो इस तरह से एक एल्वियोला, इस यहां पे आप देख रहे होंगे पूरा का पूरा ग्रुप है एल्वियोला का। इसे हम कहते हैं प्लूरली, यानी कि बहुवचन में इसे कहा जाता है एल्वियोलाई, जिन्हें हम कहेंगे कूपिकाएं। अब यहां पे जैसे कूपिकाओं का, एल्वियोलाई का एक बंडल है, एक ग्रुप है। इस ग्रुप के ऊपर कुछ स्पेशलाइज्ड, आप कह सकते हैं कि मसल का एक लेयर पाया जाता है, मस्क्यूलर लेयर पाई जाती है, और ये मस्क्यूलर लेयर कहलाती है मायो
एपिथीलियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मिल्क इजेक्शन में, यानी दुग्ध स्राव में। ये जो मायो एपिथीलियम है, हिंदी में भी इसे यही कहेंगे, इंग्लिश में भी यही कहेंगे, ये हर एक एल्वियोलाई जो ग्रुप है उसके ऊपर ये कवर किया हुआ होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी ये संकुचन का काम करता है। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये कुपिकाएं दबेंगी, और जब ये दबेंगी तभी यहां से मिल्क बाहर निकलेगा, यही इनका काम होता है। और इन्हें कब यहां पर कॉन्ट्रैक्शन करना है, कब कॉन्ट्रैक्ट होना है, यानी कि इनमें कब संकुचन होगा, ये डिसाइड करेंगे हार्मोन्स और ब्रेन, उसे हम बाद में देखेंगे। इसके बाद यहां पे ये कई सारे स्ट्रक्चर्स आपको यहां पे दिख रहे होंगे जो इरेगुलर शेप के हैं। ये बेसिकली होते हैं फैट्स, जिसे हम वसा कहते हैं। तो बहुत सारा फैट इस जगह पर जमा होता है, आपको पता है, जिसके कारण यहाँ पे इंसुलेशन प्रोवाइड होता है इन सारे स्ट्रक्चर्स को, इन्हें डैमेज नहीं होता है। और यहाँ पे वसा का होना भी लाजमी है, क्योंकि ऑर्गन न्यूट्रिशन के लिए बना हुआ है, इसीलिए बहुत सारा यहाँ पे फैट जमा हुआ होता है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पाइप्स हैं, बहुत सारी जो एल्वियोलाई हैं, एल्वियोलाई से निकलने वाला मेमोरी डक्ट, बहुत सारे मेमोरी डक्ट्स आपस में मिलकर फिर आगे एक एम्पुला जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। एम्पुला आगे बढ़ने के बाद में लेक्टिफेरस डक्ट से मिल जाता है। इसी तरह से कई सारे लेक्टिफेरस डक्ट आकर यहां इस ओर पर, इस छोर पर मिल रहे हैं। और ये वाला जो हिस्सा है मेमोरी ग्लैंड का, इसे हम कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहा जाता है निप्पल, और हिंदी में भी इसे निप्पल या चुचुक कहा जाता है। इसे स्तनाग्र, क्योंकि ये स्तन का अग्र भाग है इसलिए स्तनाग्र भी कहा जाता है। अब ये जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं, ये जो स्तन होते हैं, ये पूरी तरह स्किन से कवर्ड होते हैं। आपने देखा होगा कि यहां पर स्किन पर एक सर्कुलर शेप का या डार्क कलर का एक पैच होता है ना, जो कि बिल्कुल निप्पल के नीचे की तरफ होता है, सर्कुलर होता है चारों तरफ से। ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं एरियोला। हिंदी में भी इसे एरियोला अथवा चूचुक पृष्ठ कहा जाता है, क्योंकि ये निप्पल का बेसल पार्ट होता है, इसलिए ये पूरा पार्ट काफी डार्क होता है। आप समझ गए होंगे ये सारे स्ट्रक्चर को। जैसे यहां पर एक एम्पुला से बहुत सारी ब्रांचेस निकली, तो ये सारी ब्रांचेस जो कि अलग अलग एल्व्यूलर ग्रुप से मिली होंगी, एल्व्यूलाई से मिली हुई होंगी, इस पूरे एक ग्रुप को हम कहेंगे एक मेमोरी लोब। तो यहां पर एक लोब बनता है जिसे हम कहते हैं स्तन पाली। इसी तरह से जैसे यहां पे एक पाली बनी, यहां से एक दूसरा लेक्टिफेरस डक्ट, दुग्ध वाहिनी या दुग्ध नलिका जाएगी, वहां पे दूसरी स्तन पाली बनेगी, तीसरी बनेगी, बहुत सारी स्तन पालियां होती हैं। और ये हर तरफ से पूरी तरह से फैट्स यानी वसा से घिरा हुआ एक ऑर्गन होता है। इसके स्ट्रक्चर को हम लोगों ने समझ लिया है, अब इसके फंक्शन या इसकी फिजियोलॉजी को भी समझते हैं। दोस्तों, इस डायग्राम में कुछ अननेसेसरी चीजों को मैंने इरेज कर दिया है, और यहाँ पे एक नई चीज आपको दिखाई दे रही है जो होती है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये होती है हमारे मस्तिष्क यानी दिमाग में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अब किस तरह से यहाँ पे हार्मोन्स अपना रोल प्ले करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि मिल्क का प्रोडक्शन कब होता है, ये होता है प्रेगनेंसी के समय। और प्रेगनेंसी के समय आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक हार्मोन बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन।
प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ ये बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, मगर इससे थोड़ा कम अमाउंट में एस्ट्रोजन भी रिलीज होता रहता है। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये दोनों ही हार्मोन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा होता है प्रोजेस्टेरॉन। ये कहां से रिलीज होते हैं? प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में, लगभग शुरुआती 3 महीनों में, जिसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, उन 3 महीनों में ये स्रावित होते हैं ओवरी यानी अंडाशय से, और उसके बाद ये काम अपने हाथ में ले लेता है प्लेसेंटा, जिसे हम अपरा कहते हैं। तो अपरा से ये अगले 9 महीनों तक लगभग ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का स्राव करेगा, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल हाई होने की वजह से ये जो ब्रेन है ये यहां से कुछ हार्मोन्स को स्रावित नहीं करता, जिनमें एक होता है ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। जब तक इनका लेवल हाई रहेगा ब्लड में, तब तक ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। और ऑक्सीटोसिन को रोकने के लिए यहाँ पे एक रसायन, एक केमिकल, जो एक हार्मोन ही है, जिसे हम कहते हैं डोपामिन। ये डोपामिन सिक्रीट होता है यहीं से, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से डोपामिन आएगा और ऑक्सीटोसिन को, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से में होता है, वहां पे इसे रोक कर रखेगा 9 महीनों तक, जब तक प्रसव नहीं हो जाता, पार्चुरेशन नहीं हो जाता। ये रुका हुआ है, मगर इसका जो आगे का हिस्सा है, जो फ्रंट पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, यहां से एक हार्मोन निकलता है, और इस हार्मोन को हम कहते हैं प्रोलैक्टिन। हिंदी में भी यही कहा जाता है इसे, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जब यहां से निकलता है तो इसका असर होता है मेमोरी ग्लैंड पर। बेसिकली मेमोरी ग्लैंड में ये जो एल्वियोलाई हैं, मैंने अभी आपको बताया था कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं बड़ी होती हैं आकार में। यहाँ पर ये जो आप बहुत सारी नलिकाएं देख रहे हैं, इन सारी ट्यूब्स में ब्रांचेस बनती हैं, यानी कुल मिलाकर होने वाले इस 9 महीने में प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होने की वजह से ये जो ब्रेस्ट है, ये जो मेमोरी ग्लैंड है, इसकी संरचना में बहुत ज्यादा बदलाव होता है, और ये अंदर से डेवलप होता है पूरी तरह से, ताकि आगे चल के इसमें मिल्क का प्रोडक्शन हो सके और इजेक्शन भी हो सके। इसके लिए ये तैयार होता है, और उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन के साथ साथ कुछ और हार्मोन्स हैं जो अलग अलग पार्ट से सिक्रीट होते हैं, जैसे उनमें एक है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल आता है हमारे एड्रिनल ग्रंथि से, जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ये ग्लैंड किडनी के ऊपर, एक पिरामिड के शेप की ग्लैंड होती है, दोनों ही किडनी के ऊपर होता है, वहां से कॉर्टिसोल आते हैं। इसके साथ साथ थायराइड ग्लैंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट स्राव करती हैं हार्मोन्स का, जिन्हें हम थायरोक्सिन नाम से जानते हैं। तो ये कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में, यानी स्तन ग्रंथियों के विकास में सहायता करते हैं। ये सारा कुछ होता है 9 महीने तक, ठीक। और जब प्रेगनेंसी हो जाती है, जब प्रसव हो जाता है, तो आपको पता होगा ये जो अपरा, ये जो प्लेसेंटा होती है, ये प्रेगनेंसी के बाद ही बॉडी से बाहर भी निकल जाती है, क्योंकि अब इसका काम हो चुका है। अब पेट में कोई बेबी नहीं है जिसे इसे न्यूट्रिशन देना है या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, तो ये भी शरीर से बाहर निकल जाता है। जब ये शरीर से बाहर निकल जाता है, तो जिस प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल अभी तक काफी हाई था, वो लेवल ड्रॉप होना शुरू होता है। और जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल शरीर में नीचे जाने लग जाता है, तब यहां से प्रोलैक्टिन का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। बहुत ज्यादा नहीं, मगर थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि दूध का निर्माण तो होना ही चाहिए। तो ये सभी हार्मोन्स यहाँ पे काम कर रहे थे मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। मिल्क का प्रोडक्शन होता है, मिल्क कहाँ बनता है? मिल्क बनता है इन एल्वियोलाई के अंदर, इन कुपिकाओं के अंदर। ये प्रोडक्शन चलता रहता है, लेकिन थोड़ा कम अमाउंट में होने लग जाता है। और यहां से एक दूसरा काम होता है, ये लेवल्स कम होने की वजह से ये जो डोपामाइन है या डोपामिन, ये पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। जब डोपामिन हट जाएगा, तो ऑक्सीटोसिन के ऊपर लगा हुआ ये कर्फ्यू भी हट जाएगा, और ऑक्सीटोसिन यहां से फ्री हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है
कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से से, पिछले भाग से निकलता है, और जब ये ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है, यहां से होगा ऑक्सीटोसिन। तो जब यहां से ऑक्सीटोसिन निकलेगा तो ये दो जगहों पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसका पहला प्लेस ऑफ इफेक्ट होगा यूटेरस, जिसे हम गर्भाशय कहते हैं, और दूसरा प्लेस ऑफ इफेक्ट होगा मेमरी ग्लैंड्स, जिन्हें हम स्तन ग्रंथियां कहते हैं। ये इन दो जगहों पर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। इसका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पर क्योंकि हमने गर्भाशय के यूटेरस के बारे में पिछली वीडियो में बात कर लिया है, तो अभी हम मेमरी ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा मैंने शुरू में बताया कि ये जो ऑक्सीटोसिन है, इसकी वजह से मायोएपिथेलियम की जो परत यहाँ एल्वियोलाई के ऊपर होती है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसमें दबाव, संकुचन बढ़ता है, और दबाव के कारण यहाँ जो भी मिल्क प्रोड्यूस हुआ है वो मिल्क यहाँ इन पाइप से आगे बढ़ेगा और एम्पुला में आके स्टोर होगा, और एम्पुला से फिर ये बाद में आगे जाएगा। यहां से ये यहां तक आता है और फिर यहां से फिर आगे बढ़ जाता है। अब ये सारा कुछ दो चीजों की वजह से हुआ। नंबर एक तो मैंने आपको बताया, प्लेसेंटा निकल जाने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल और एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप हुआ, जिसकी वजह से यहाँ डोपामिन हट गया और ऑक्सीटोसिन फ्री हो गया। फिर ऑक्सीटोसिन यहां से निकलना शुरू हुआ। अगर बाय चांस इस प्रोसेस में थोड़ी सी देरी भी होती है, क्योंकि कभी आपने देखा होगा कि बच्चा पैदा हो जाता है मगर बहुत देर तक माँ के जो ब्रेस्ट होते हैं, जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, वहां से मिल्क का इजेक्शन नहीं होता, दूध निकलता नहीं है, तो इसमें देर हो सकती है। तब ये काम कैसे होता है? ये काम होता है सकलिंग की वजह से। सकलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा इस निप्पल को अपने मुंह में डालेगा और दूध खींचने की कोशिश करेगा। तो जब बच्चा ये मिल्क को पुल करने की कोशिश करता है यहां निप्पल से, तब मदर का जो ब्रेन है वहां पर, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पे कुछ इमोशनल एक्टिविटीज होती हैं, जिसकी वजह से कुछ भावनात्मक प्रक्रियाएं होती हैं, जिसकी वजह से ये ऑक्सीटोसिन का स्राव यहाँ से और बढ़ जाता है, और वो बढ़ने की वजह से मायोएपिथेलियम में संकुचन होता है और यहाँ से मिल्क का स्राव शुरू हो जाता है। तो ये है दोस्तों एक नॉर्मल प्रक्रिया जिसमें मिल्क बनता है, यानी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, और दूसरा होता है मिल्क का स्राव होता है, यानी कि इजेक्शन ऑफ मिल्क। अब यहां पे हमें यह समझना है कि शुरुआत में जब पहली बार यहां से मिल्क निकलना शुरू होगा, तो ये जो पहला मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क, पहला जो दूध होता है, इसे हम कहते हैं कोलोस्ट्रम। ये नाम ध्यान में रखना है। तो कोलोस्ट्रम क्या होता है? कोलोस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय अ मैमल आफ्टर पार्चुरेशन या पोस्ट पार्टम। तो प्रसव के बाद स्तनधारियों में बनने वाला पहला जो गाढ़ा पीला रंग का दूध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम कहते हैं। कहीं कहीं इसे खीस हिंदी में लिखा हुआ होता है, तो वो शब्द भी ध्यान कर लीजिए, कोलोस्ट्रम या खीस। ये पहला दूध होता है। अब ये पीले रंग का क्यों होता है, गाढ़े पीले रंग का? क्योंकि इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये एंटीबॉडी होती है, प्रतिरक्षी अणु होते हैं, इनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसके साथ साथ और भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, और भी प्रतिरक्षी अणु इनमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये गाढ़ा हो जाता है और पीले रंग का दिखाई देता है। ऑब्वियसली ये सारी चीजें बच्चे के बॉडी में जाएंगी और उसके लिए पोषण का काम करेंगी, उसके लिए अच्छा, उसके लिए यूजफुल होगा, इसीलिए ये होता है। तो दोस्तों यहां पे हमने लिखी हुई है कुछ लैक्टेशन यानी स्तनपान के स्टेजेस, उनके चरण। पहला स्टेज होता है प्रेगनेंसी, या जिसे हम कहते हैं लैक्टोजेनेसिस 1। ये गर्भावस्था होती है, आपको मैंने पहले ही बताया। यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होने की वजह से, इसके साथ साथ ही जो अपरा होती है वहां से और भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जिनकी वजह से मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है मेमरी ग्लैंड्स में। यहाँ पे दुग्ध निर्माण शुरू हो जाता है। ये होती है पहली स्टेज। दूसरी स्टेज होती है प्रसूति पश्च यानी कि पोस्ट
पार्टम, जिसे हम कहते हैं कि लैक्टोजेनेसिस 2। जो लैक्टोजेनेसिस का सेकेंड पार्ट होता है, ये बच्चा पैदा होने के बाद, पार्चुरेशन के बाद वाला होता है। जब बच्चा पहली बार मिल्क के लिए यहां से क्रेव करेगा, दूध यहां से पुल करेगा और फिर धीरे धीरे दूध का निकलना यहां से शुरू होगा मायो एपिथेलियम में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तीसरा जो इसका फेज होता है, तीसरा चरण होता है, उसे हम कहते हैं गैलेक्टोपोइसिस। ये जो गैलेक्टोपोइसिस है, इसमें जो मिल्क का प्रोडक्शन और इजेक्शन ये भरपूर मात्रा में होने लग जाता है, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में यहां से मिल्क प्रोड्यूस भी होगा, क्योंकि प्रोलैक्टिन का लेवल भी यहाँ पे बरकरार बना हुआ है, थोड़ा सा कम होता है शुरू से, मगर ये बना हुआ है, तो मिल्क का प्रोडक्शन तो होगा, मिल्क का इजेक्शन भी होगा, क्योंकि ऑक्सीटोसिन भी रिलीज हो रहा है, क्योंकि बच्चा अब लगातार दूध पीना शुरू कर दिया है। इसके बाद आखिरी जो स्टेज होती है, इसे कहते हैं इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन का अर्थ होता है समाप्ति। यहां पर जो मिल्क है उसका प्रोडक्शन भी धीरे धीरे कम हो जाएगा और इसका इजेक्शन यानी कि इसका स्राव भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। और ये कब होगा? जब बच्चे की दूध पीने की जो फ्रीक्वेंसी है, जो मात्रा है, वो कम हो जाएगी। पहले से कम बच्चा दूध पीना यहाँ पे शुरू करता है। आपको पता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो लगभग 6 महीने तक उन्हें सिर्फ माँ का दूध ही पीना होता है, वो ऊपर से पानी भी नहीं पीते। और ये मेडिकली एडवाइजेबल भी है, क्योंकि जो कुछ भी बच्चे को चाहिए वो सारा कुछ माँ के दूध में ही होता है। उसके बाद धीरे धीरे वो बच्चा लिक्विड लेना शुरू करता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो सॉलिड चीजें खाना शुरू करता है। तो जब वो बच्चा सॉलिड चीजें खाना शुरू करेगा, उसका डाइजेशन ठीक होगा, उसका जब पाचन ठीक होना शुरू हो जाएगा, उस समय वो माँ के मिल्क पर कम रिलाई करेगा, इस पे कम डिपेंडेंट होगा। और जब वो माँ का दूध कम पीना शुरू करता है, उसी समय से इन्वोल्यूशन शुरू हो जाता है, यानी कि दूध बहुत कम मात्रा में बनता है और बहुत कम मात्रा में ही बाहर भी आता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा दूध पीना छोड़ देता है, दूध का बनना भी बंद हो जाता है। ये चौथी स्टेज होती है, इन्वोल्यूशन। मगर कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा दूध तो पीना चाहता है, अभी उसका शुरुआती समय है, लेकिन दूध बन भी रहा है, मगर ये दूध यहां से इजेक्ट आउट नहीं हो रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है। कोई तो प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम की वजह से होता ये है कि ये जो मिल्क है ये यहाँ पर जमना शुरू हो जाता है, जो कि आगे चलकर ब्रेस्ट कैंसर का रीजन भी हो सकता है। मगर अब इस कंडीशन को, जब मिल्क का प्रोडक्शन तो हो रहा है मगर इजेक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, दूध पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एंगॉर्जमेंट। इसे कहा जाता है एंगॉर्जमेंट, या मेडिकली इसे कहते हैं मास्टिटिस। ये जो कंडीशन है, इसमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है शुरू में, मगर मिल्क निकल नहीं पाता, बाहर नहीं आ पाता, तो बच्चा भी भूखा रह जाता है। और मिल्क यहाँ पर जमा होने की वजह से माँ के जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, जो स्तन ग्रंथियां, उनमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। और इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट हैं जो डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, या पुराने समय में लोगों को पता भी थे, जिसकी वजह से यहाँ मिल्क जो जमा हुआ था वो थोड़ा सा लिक्विफाई हो जाता है, थोड़ा सा तरल बन जाता है और फिर बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। इस कंडीशन को ध्यान में रखिए। एंगॉर्जमेंट या मास्टिटिस क्या होता है? जब मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा हो, व्हेन देयर इज अ प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बट देयर इज सम प्रॉब्लम इन द इजेक्शन ऑफ इट, देन इट कॉजेज पेन इन द मेमोरी ग्लैंड्स। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एंगॉर्जमेंट और मास्टिटिस। जब स्तन ग्रंथियों में दुग्ध उत्पादन हो रहा हो मगर दुग्ध स्राव में कोई समस्या हो, जिसकी वजह से स्तन ग्रंथियों में दर्द आरंभ हो जाता है, तो इस कंडीशन को मास्टिटिस या एंगॉर्जमेंट कहा जाता है। जैसे कि हमें पता है, जब प्रेगनेंसी होगी तब मिल्क का प्रोडक्शन शुरू होगा, और जब प्रसूति हो जाएगी, जब पार्चुरेशन हो जाएगा, तब मिल्क का इजेक्शन होता है। मगर कभी कभी विदाउट प्रेगनेंसी कोई वुमन है, उसके पेट में बच्चा भी नहीं है, वो प्रेग्नेंट नहीं है, मगर फिर भी यहां से मिल्क बनना और इजेक्ट होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं गैलेक्टोरिया। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इसका रीजन होता है ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ ट्यूमरस ग्रोथ होने की वजह से, यानी कि यहां पर
कोशिकाएं विभाजित होंगी मगर उनका विभाजन रुकेगा नहीं, यहाँ पर गांठ जैसी एक संरचना बन जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ ये जो हार्मोन्स का जो पूरा का पूरा बैलेंस था वो बिगड़ जाएगा, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से मिल्क का प्रोडक्शन और इजेक्शन दोनों ही स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो ट्यूमरस ग्रोथ ब्रेन में होती है, जो ट्यूमर बनता है, उसे हम कहते हैं हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। हाइपर का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जो प्रोलैक्टिन होता है उसमें, यानी कि यहां से जो प्रोलैक्टिन बन रहा था, प्रोलैक्टिन बनने की जो क्रिया होती है वो बहुत ज्यादा तेजी से होने लग जाती है, इसीलिए इस स्टेज को, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, जो कि होता है ब्रेन में कोई ट्यूमरस ग्रोथ होने की वजह से। और उस कंडीशन को कहा जाता है गैलेक्टोरिया, जहां पे ये कॉन्सिक्वेंस होता है कि मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए विदाउट एनी प्रेगनेंसी। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। हमने सबसे पहले मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर को समझा, उसके बाद में हमने यहाँ पे हार्मोनल बैलेंस के बारे में बात की, हार्मोनल कंट्रोल के बारे में बात की, जिनकी वजह से यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन और इजेक्शन होता है। कुछ कंपोनेंट्स को हमने छोड़ दिया है जानबूझकर, ताकि ये वीडियो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, जैसे FIL जैसी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है, और वो बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी नहीं है डिस्कस करना। इसके बाद हमने बात की जो स्तनपान यानी लैक्टेशन होता है उसके 4 चरणों के बारे में, उनमें क्या क्या होता है, और फिर अंत में हमने इन 2 मेडिकल कंडीशंस के बारे में बात की, और इन्हें भी मैंने आपको कोशिश की कि आपको ये आसानी से और डिटेल में समझ में आ जाए। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। And finally, thank you for being with us. Keep watching, keep learning, keep growing.